हेलो 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 प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ रोजगार विद अंकित परिवार में। आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप सभी प्यारे बच्चे जरा जल्दी से क्लास में जुड़े। आपकी पसंदीदा क्लास सेशन प्रारंभ हो चुकी है और एक बेहतरीन सेशन के साथ आपके सामने तो मेरे प्यारे साथी, आज पृथ्वी की गतियां नाम के टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। किस प्रकार से पृथ्वी गति करती है ये कल की क्लास में मैं आपको समझा चुका। आज हम ऋतुओं के परिवर्तन पर चर्चा करेंगे, दिन और रात का छोटा व बड़ा होना, इस मुद्दे पर आपके साथ चर्चा करेंगे। ठीक है जी। आप सभी बच्चे जो इस समय क्लास में जुड़ चुके हैं बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, और जो नहीं जुड़े हैं वो जरा जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए। जरा जल्दी से क्लास में जुड़ेंगे। चलिए जरा जान लेते हैं कौन कौन जो है वो इस समय क्लास में लाइव आ चुका है, इस समय क्लास में जुड़ चुका है। ठीक है जी। मेरे प्यारे बच्चों, सुशील शर्मा जी, अमित चौहान जी, यश झाकर जी, रान रण राणा रतनेश्वर सिंह जी, शिवम यदुवंशी जी, अर्पित शाक्य जी, गौरव सेन जी, अतुल जी, ओमलता जी, चरण सिंह जी, मुस्कान जी, दीपक यादव जी, दीपाली जी, साहिल जी, आप सभी लोग इस समय क्लास में लाए। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और जो बच्चे क्लास में अभी तक लाइव नहीं आए वो फटाफट से लाइव आ जाइए मेरे बच्चों। आपकी क्लास स्टार्ट होने जा, बहुत शानदार क्लास है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाते रहते हैं। ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और यहाँ पर आप मुझे पीडीएफ लगाने का समय देंगे। 1 मिनट में मैं पीडीएफ लगा लेता हूँ। और भाई ये पीडीएफ जो है वो आ चुका है। देखिए ये पीडीएफ आपके सामने आ चुका है। और मेरे बच्चा, कल जो चीज मैंने आपको समझाई थी वो एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं मेरे बच्चे। मैंने कल आपको बताया था कि पृथ्वी 2 प्रकार से गति करती है। कुछ इस प्रकार से पृथ्वी है वो रोटेट करती है, वो गति करती है, ऐसे करके गति करती है। इसमें से पहली गति ये वाली गति है जिसमें पृथ्वी अपनी अक्ष पर चक्कर लगा रही है, अपनी एक्सिस पर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, इसे घूर्णन गति कहते हैं। और दूसरी गति ये वाली गति है जिसमें पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा मार्ग में चक्कर लगा रही है, इसे परिक्रमण गति कहते हैं। घूर्णन गति के कारण क्या होता है? घूर्णन गति के कारण मेरे बच्चा दिन और रात की घटनाएं घटित होती है, डे एंड नाइट इनकी घटनाएं घटित होती है। और बची परिक्रमण गति, परिक्रमण गति के कारण क्या होता है भाई? उसके कारण ऋतुओं का परिवर्तन होता है, सीजन्स चेंज होती हैं, ऋतुओं का परिवर्तन होता है। और मेरे बच्चा, ये जो ऋतुएं हैं, ऋतुओं के परिवर्तन की बात मैं कर रहा हूँ। मैं ऋतु, ये जो ऋतुएं हैं ये कैसे परिवर्तित होती हैं इसकी चर्चा आज की क्लास में मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ। ठीक है जी। चलिए तो भाई दिन और रात का छोटा व बड़ा होना, इस चीज पर चर्चा हम लोगों को कर, अपसौर और उपसौर की भी चर्चा कल हम कर चुके थे। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है तो यह घटना उपसौर की घटना कहलाती है। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए जब पृथ्वी सूर्य के अपेक्षा सबसे दूर होती है तो यह घटना अपसौर की घटना कहलाती है। उपसौर की घटना प्रतिवर्ष 3 जनवरी को और अपसौर की घटना प्रतिवर्ष 4 जुलाई को। अब यहां पर आप कंफ्यूज्ड थे कल कि भाई जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है तो उस समय तो गर्मी पड़नी चाहिए, लेकिन 3 जनवरी को भयंकर सर्दी पड़ती है। और जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है तो उस समय क्या पड़नी चाहिए? उस समय भाई मेरे बच्चा, पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है तो उस समय सर्दी पड़नी चाहिए, लेकिन 4 जुलाई को भयंकर गर्मी क्या होती है? 4 जुलाई को भयंकर गर्मी पड़ती है। मेरे प्यारे साथी,
ये क्यों हो रहा है इसको अब समझेंगे आप। अब समझेंगे आप इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ डाला तो अपसौर और उपसौर की ये गतिविधियां उनको निश्चित तौर पर आप क्लियरली समझ जाओ, आप 100% क्लियर वे में समझ जाओ। ठीक है जी, अच्छी तरीके से आपको निश्चित तौर पर समझ जाओगे। चलिए जरा शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट। मेरे भाई पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार में सूर्य के चारों ओर चक्कर है ना। कोई भी चीज अगर गोलाकार या गोलाकार से मिलते जुलते आकार में चक्कर लगाती है तो निश्चित तौर पर उसे 4 स्थितियां बनानी पड़ती है। जैसे मैं हूं, मुझे गोले में घूमना है या गोलाकार मार्ग में घूमना है तो 4 स्थिति बनानी पड़ती है। वो 4 स्थितियां कौन सी है? पहली स्थिति जिसमें मैं आपके सामने खड़ा हूं, इसके बाद गोले में घूमना है तो मुझे मुड़ना पड़ेगा, अदरवाइज मैं गोले से बाहर हो जाऊंगा। दूसरी स्थिति ये है, अब मुझे गोले में रहना है तो मुड़ना पड़ेगा, अदरवाइज फिर गोले से बाहर। तीसरी स्थिति ये है, अब मुझे गोले में रहना है तो फिर मुड़ना पड़ेगा, अदरवाइज गोले से बाहर। चौथी स्थिति के बच्चा ये है। तो कहने का मतलब मैं कितनी स्थितियां बना रहा हूं? 4 स्थिति। पहली स्थिति ये है, दूसरी स्थिति ये है, तीसरी स्थिति ये है और चौथी स्थिति ये है। 4 स्थितियां पृथ्वी बनाती है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय पृथ्वी भी 4 स्थितियां बनाती है। अच्छा, वो कौन कौन सी स्थितियां हैं उनको समझने के लिए कुछ और भी समझना जरूरी है। उनको समझने के लिए कुछ चीजों को और भी समझना जरूरी है, वो है अक्षांश और देशांश। जरा देखिए, यहां पर हम चर्चा करेंगे भाई। मेरे बच्चा, पृथ्वी के ग्लोब पर किसी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन को प्रदर्शित करने के लिए हमने पृथ्वी के ग्लोब को कुछ काल्पनिक रेखाओं में विभाजित किया, इमेजिनरी लाइंस में डिवाइड किया। इनमें से कुछ इमेजिनरी लाइंस, कुछ काल्पनिक रेखाएं क्षैतिज रूप से खींची गई है, इस प्रकार से क्षैतिज रूप से इस प्रकार से खींची गई है। इनको हम अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा इनको कहा जाता है। इनको अंग्रेजी में हम लोग लैटिट्यूड्स के नाम से पुकारते हैं। और पृथ्वी के ग्लोब पर कुछ रेखाएं इस प्रकार से खींची गई है। इन रेखाओं को मेरे बच्चा, ये देखिए, ये रेखाएं जो है ये पृथ्वी के ग्लोब पर काल्पनिक रूप से खींची गई लंबवत रेखाएं हैं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाते हुए खींची गई है। और इन रेखाओं को हम देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? देशांतर रेखा, देशांतर, लॉन्गिट्यूड्स। और पृथ्वी के ग्लोब पर ये जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं ये साथ साथ ट्रेस की गई है, साथ साथ खींची। कैसे खींची गई है? कुछ इस प्रकार से देखिए, ऐसे खींची, ये खींची गई है कुछ इस प्रकार से। एक जाल बनाया गया है पृथ्वी के ग्लोब। हालांकि इस टॉपिक को मैं अलग से, अगला टॉपिक यही रहेगा और इस टॉपिक को पूरे विस्तार से मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। लेकिन अभी हाल फिलहाल मेरे बच्चा, मैं आप लोगों को केवल और केवल इस टॉपिक में जिन रेखाओं की जरूरत पड़ेगी बस उन्हीं को समझाने जा रहा हूं। ठीक है जी, हाल फिलहाल उन्हीं रेखाओं को आपको समझाऊंगा जिनकी जरूरत मुझे पड़ेगी। ठीक है जी, ये देखिए, ये देखिए भाई मेरे बच्चों, ये देखिए प्यारे साथी, ये देखिए भाई, ये देखिए मेरे, ये क्या बन गया? एक जाल बन गया अक्षांश और देशांतर रेखाओं का। इस जाल को हम ग्रिड कहेंगे भाई। क्या बनेंगे? कहेंगे ग्रिड। हमें मतलब है इस टॉपिक में अक्षांश रेखाओं की, क्योंकि जब हम इस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे तो अक्षांश रेखाओं का अध्ययन होगा। ये अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? पृथ्वी के ग्लोब पर काल्पनिक रूप से खींची गई जो क्षैतिज रेखाएं हैं उनको अक्षांश रेखा कहते हैं। कुछ अक्षांश रेखाएं जलवायु के अध्ययन में
काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। मेरे बच्चा, कुछ अक्षांश रेखाएं जलवायु के अध्ययन में काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। और प्यारे साथी, वो जो अक्षांश रेखाएं हैं वो कौन कौन सी है, जरा हम बात करते हैं। प्यारे बच्चा, जरा हम बात करते हैं। जरा देखिए आप, ये आप अच्छे से देखिए, आप फटाफट से। जैसे एक रेखा है 0 डिग्री की अक्षांश। कौन सी अक्षांश रेखा? 0 डिग्री की अक्षांश रेखा, जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा, जिसे हम इक्वेटर के नाम से पुकारते हैं। किसके नाम से पुकारते हैं भाई? इक्वेटर के नाम से पुकारते हैं। अच्छा, इसके ऊपर एक रेखा है, ये वाला आधा गोला उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और नीचे वाला आधा गोला दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ये क्या है? ये उत्तरी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर। नॉर्थ हेमिस्फीयर। ऊपर वाला आधा गोला उत्तरी गोलार्ध है। गोलार्ध मतलब गोला धन अर्ध, यानी कि आधा गोला। और मेरे बच्चे, नीचे वाला आधा गोला दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, यानी कि अंग्रेजी में इसको साउथ हेमिस्फीयर के तौर पर हम लोग, बोलो जी क्या कहते हैं? साउथ हेमिस्फीयर इसको अंग्रेजी में। क्या? साउथ हेमिस्फीयर अंग्रेजी में इसको। क्लियर है? बहुत अच्छा। मेरे प्यारे साथी, अगर हम चर्चा करते हैं तो इसमें जो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री की रेखा है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब उत्तरी गोलार्ध की रेखा है, उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से इसको हम लोग, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में जो 66.5 डिग्री की रेखा है उसे हम कहते हैं आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त कहते हैं। आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्किल कहते हैं। बोलो जी क्या कहते हैं? आर्कटिक सर्किल। आर्कटिक सर्किल। और उत्तरी गोलार्ध में जो 90 डिग्री का बिंदु है उसे हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं। उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल कहते हैं। नॉर्थ पोल कहते हैं भाई। बोलो जी क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव। दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री की रेखा है उसे हम 23.5 डिग्री साउथ की जो रेखा है उसे मकर रेखा कहते हैं भाई। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, ठीक है जी। और दक्षिणी गोलार्ध में जो 66.5 डिग्री की रेखा है, 66.5 डिग्री साउथ, उसे हम अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। अंटार्कटिक वृत्त यानी कि अंटार्कटिक सर्किल। अंटार्कटिक सर्किल। और दक्षिणी गोलार्ध में जो 90 डिग्री साउथ का बिंदु है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव। उसे साउथ पोल कहते हैं। बोलो जी बच्चा क्या कहते हैं? उसे साउथ पोल कहते हैं, उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यहां पर मेरे भाई, अब इस टॉपिक में हम कर्क रेखा का अध्ययन करेंगे बार बार, मकर रेखा अध्ययन करेंगे बार बार, विषुवत रेखा का अध्ययन करेंगे बार बार, उत्तरी ध्रुव का अध्ययन करेंगे बार बार, दक्षिण ध्रुव का अध्ययन, इनकी चर्चा बार बार होगी। आर्कटिक और अंटार्कटिक रेखाओं की चर्चा नहीं। तो जब भी मैं बात करूंगा कर्क रेखा की, आप समझ जाना 23.5 डिग्री नॉर्थ की रेखा है, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री नॉर्थ की रेखा को कहते हैं कर्क रेखा। जब भी मैं बात करूं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा की, आप समझ जाना कि भाई मैं बात 0 डिग्री की अक्षांश रेखा, मैं बात जब भी आपसे 23.5 डिग्री दक्षिण की बात कर रहा हूं करूंगा, आप समझ जाना मकर रेखा की बात। बोलो जी क्लियर है?
समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट, अब हम चर्चा करते हैं। मैंने आपको ये भी बता दिया कि पृथ्वी 4 स्थितियां बनाती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कैसी स्थितियां, जरा देखिए। पहली स्थिति में पृथ्वी कुछ इस प्रकार से रहेगी, ऊपर वाला आधा गोला सूर्य के सम्मुख और नीचे वाला आधा गोला तिरछा रहेगा। दूसरी स्थिति ये जिसमें लगभग स्ट्रेट रहेगी पृथ्वी। तीसरी स्थिति ये रहेगी जिसमें पृथ्वी का नीचे वाला आधा गोला सूर्य के सम्मुख रहेगा, ऊपर वाला आधा गोला थोड़ा सा बचेगा। और चौथी स्थिति पुनः ये रहेगी। तो कुछ इस प्रकार से पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी, कुछ इस प्रकार, ऐसे करके चक्कर। ये देखो, ऐसे करके, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ऐसे करके देखो। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं मेरे बच्चा, या आप यहां इस प्रकार से देख पा रहे हैं। 4 स्थिति बना रही है और वो चारों स्थितियां ये रही। पहली स्थिति जिसमें पृथ्वी सूर्य के ऊपर वाला आधा गोला सूर्य के सम्मुख है, वो ये है। एक स्थिति जिसमें नीचे वाला आधा गोला सूर्य के सम्मुख है, वो ये है। और ये वाली स्थिति और ये वाली स्थिति एक जैसी स्थितियां हैं। इनमें पृथ्वी सूर्य के सीधे सीधे स्ट्रेट है सूर्य के सामने। 50% भाग पर प्रकाश पहुंच रहा है, 50% भाग पर अंधेरा है। जिस 50% भाग पर अंधेरा है वो यहाँ प्रदर्शित किया गया है, और जिस 50% भाग पर प्रकाश है वो यहाँ प्रदर्शित। मेरे बच्चा क्लियर हो रहा है? प्यारे साथी, समझ में आ रहा है? अच्छी तरीके से आ रहा होगा। अब इसके बाद अगर हम चर्चा करें भाई आप लोगों से, सारी चीज की चर्चा करें, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे 21 जून की स्थिति। 21 जून की स्थिति, 21 जून की स्थिति ये है। 21 जून की स्थिति, द कंडीशन ऑफ 21 जून, ये 21 जून की स्थिति है मेरे बच्चा। 21 जून की स्थिति में क्या होता है कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमक रही। ये कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, इस पर लंबवत चमक रही होती है। ये ऊपर वाला आधा गोला ज्यादा प्रकाश प्राप्त कर रहा होता है, उत्तरी गोलार्ध को ज्यादा ज्यादा क्षेत्रफल पर, उत्तरी गोलार्ध के ज्यादातर भाग पर प्रकाश रहता है। आप देख पा रहे हैं कैसे प्रकाश ज्यादा भाग पे है और अंधेरा कम भाग पे है। जैसे जैसे विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं, दिन की अवधि बढ़ती चली जाती है। जिस भाग पर प्रकाश रहेगा तो दिन बड़े होंगे, जाहिर सी बात है। ज्यादा भाग पर प्रकाश है तो दिन बड़े। ऐसे करके देखो आप मेरे बच्चा, क्या होता है, दिन की अवधि बढ़ती चली, और यहाँ उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे का दिन रहता है, 24 आवर्स डे। मेरे बच्चों 24 घंटे का दिन रहता है। बोलो क्लियर है? 24 आवर्स डे, 24 घंटे का दिन। कहां रहता है जी 24 घंटे का दिन? इस 90 डिग्री नॉर्थ के, 90 डिग्री नॉर्थ के बिंदु पर 24 घंटे का मेरे बच्चा क्या रहता है? दिन रहता है। बोलो जी क्लियर है? समझ में आया आपको? 24 घंटे का दिन मेरे बच्चा यहाँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। मेरे प्यारे साथी, जब यहाँ प्रकाश ज्यादा प्राप्त हो रहा है तो यहाँ उत्तरी गोलार्ध में क्या रहेगी? गर्मी की ऋतु रहेगी। बोलो जी, नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या रहेगी? गर्मी की ऋतु रहेगी, समर सीजन रहेगी। कहा? उत्तरी गोलार्ध में समर सीजन, गर्मी की ऋतु रहेगी, क्योंकि ज्यादा प्रकाश हो रहा है, ज्यादा उसमें इसको मिल। अब दक्षिणी गोलार्ध में चलिए, दक्षिणी गोलार्ध में यहां से स्थिति विपरीत रहेगी। एक चीज और ध्यान रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून का दिन सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन, लार्जेस्ट डे। और अब दक्षिणी गोलार्ध की ओर आओगे तो स्थिति विपरीत रहेगी। यहाँ रातें बड़ी हैं, देखो रातें बड़ी और दिन छोटे हैं, क्योंकि प्रकाश कम भाग पर अंधेरा ज्यादा है, तो रातें बड़ी हैं और दिन छोटे। मेरे बच्चा समझ में आ रहा है?
रातें बड़ी और दिन छोटे। जैसे जैसे विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा से जैसे जैसे हम दक्षिणी ध्रुव की ओर आ रहे हैं, रात की अवधि बढ़ती चली जा रही है। और दक्षिणी ध्रुव पर तो इस जगह पर तो 24 घंटे की रात है। यहां पर देख लो भाई, पृथ्वी कितना भी घूम ले, इस जगह पर प्रकाश पहुंच ही नहीं पा रहा। यहां पर तो मेरे बच्चा 24 घंटे की रात है, 24 आवर्स नाइट, 24 घंटे की रात। प्यारे साथी, कहां 24 घंटे की रात है? यहां 24 आवर्स नाइट है। और यहां रातें बड़ी, दिन छोटे हैं। और चूंकि इसके कम भाग को प्रकाश प्राप्त होता है, इसलिए यहां मौसम किसका होता है? सर्दी का होता है। यहां सर्दी की ऋतु चल रही होती है, इस समय विंटर सीजन चल रही होती है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। क्या 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या है? सबसे बड़ा दिन। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या है मेरे बच्चा? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात है। बोलो मेरे बच्चा, क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात भी है मेरे बच्चा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। एग्जैक्ट है? क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करते हैं आपके साथ कुछ और मुद्दों पर। वो मुद्दे क्या हैं? लिखित रूप में 21 जून की स्थिति को हम लोग अब आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। 21 जून की स्थिति जो मैंने समझाया, एक बार मौखिक रूप से समझा दिया, ओरली समझा दिया, और रिटन तौर पर भी समझने की बारी आ चुकी। कैसे मेरे बच्चा? मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था इस समय सूर्य की किरणें सन रेज कर्क रेखा पर लंबवत चमक। कहां पर लंबवत चमकती भाई? कर्क रेखा पर, 23.5 डिग्री नॉर्थ की रेखा पर लंबवत। मेरे बच्चे, इस समय उत्तरी गोलार्ध नदर्न हेमिस्फीयर में विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाने पर दिन की अवधि बढ़ती चली जाती है, और उत्तरी ध्रुव पर तो इस समय 24 घंटे का दिन है, 24 आवर्स डे, 24 घंटे का दिन इस समय होता है। मेरे बच्चा, 21 जून के दिन उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है, और 21 जून की स्थिति को ग्रीष्म अयनांत समर सोल्स्टिस के नाम से भी, इसे कर्क संक्रांति भी कहते हैं, अथवा कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति क्योंकि इस समय सूर्य की किरणें कहां लंबवत चमक रही हैं? कर्क रेखा पर लंबवत चमक रही हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? कर्क संक्रांति का। बोलो जी, इसीलिए क्या कहा जाता है इसे? कर्क संक्रांति, ग्रीष्म अयनांत अथवा कर्क संक्रांति। बोलो जी, क्लियर है? अच्छा, इसके बाद 1 सेकंड का समय देंगे जरा, मैं आपका राउटर चेंज कर देता हूँ। एक बच्चा कह रहा है बफरिंग, अमित दुबे जी बफरिंग हो रही है, ठीक है 1 मिनट। क्या अब कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हो रही है? अमित दुबे जी, क्या अभी भी बफरिंग हो रही है? जरा बताइए फटाफट से। साकेत जी पूछ रहे सर कल क्लास होगी? कल क्लास होगी भाई, कल भले ही सैटरडे, लेकिन कल क्लास में लूंगा, लगाऊंगा क्लास। नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मेरी तरफ से तो नहीं है, बिल्कुल फुल नेटवर्क सब आ रहे हैं। मैंने राउटर भी चेंज कर दिया, पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है, लेकिन एक भाई कह रहा था तो मैंने फिर भी उसकी बात मान ली और मैंने राउटर चेंज कर दिया। ठीक है, चलिए 21 जून की स्थिति को ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। इसके बाद इस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु रहेगी। क्या रहेगी भाई? गर्मी की ऋतु, समर सीजन रहेगी उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर। बात करें दक्षिणी गोलार्ध की, तो दक्षिणी गोलार्ध सदर्न हेमिस्फीयर में स्थिति उपरोक्त के ठीक विपरीत होती है। ऊपर जितनी चीजें लिखी होती है उसके जस्ट विपरीत होती है।
जस्ट उल्टी होती है भाई। क्या होते हैं? जस्ट उल्टी होते हैं, उपरोक्त के ठीक विपरीत होती है। बोलो जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है कि नहीं है? उपरोक्त के विपरीत, यानी कि यहाँ गर्मी की ऋतु, वहां सर्दी की ऋतु, यहाँ सबसे बड़ा दिन, वहां सबसे बड़ी रात, यहाँ दिन बड़े रातें छोटी, वहां रातें बड़ी दिन छोटी। इस प्रकार से जस्ट विपरीत स्थिति रहती है ना? तो मेरे बच्चा, क्या क्या स्थितियां हैं एक बार देखो। यहाँ गर्मी की ऋतु, वहां सर्दी की ऋतु, यहाँ सबसे बड़ा दिन, वहां सबसे बड़ी रातें बड़ी होती है, सबसे बड़ी रात होती है ना? उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाने पर दिन की अवधि बढ़ती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत रेखा से दक्षिण ध्रुव की ओर जाने पर रात की अवधि बढ़ती है। और उत्तरी ध्रुव पर इस समय 24 घंटे का दिन होता है और दक्षिणी ध्रुव पर 24 घंटे की रात होती है। इस समय सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती है। ये तो है ही, यूनिक है, एकदम परमानेंट। चलिए भैया, अब हम बात करेंगे मेरे बच्चा 22 दिसंबर की स्थिति की। किस स्थिति की चर्चा करेंगे बेटा? 22 दिसंबर की स्थिति की चर्चा आपके साथ। ये 22 दिसंबर की स्थिति है, ये 22 दिसंबर की स्थिति है। इसका मतलब क्या है? मैंने बताया 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, लेकिन उसके बावजूद भी गर्मी की ऋतु है। क्यों? क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में हैं, भारत नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, हम उत्तरी गोलार्ध में रह रहे हैं। भले ही पृथ्वी अपेक्षाकृत थोड़ा दूर है सूर्य से, लेकिन ऊपर वाला आधा गोला झुका हुआ है, वो सूर्य की किरणों को ज्यादा अच्छे तरीके से प्राप्त करता है, सूर्य के प्रकाश को। और सूर्य के प्रकाश को ज्यादा प्राप्त करता है तो ऊष्मा भी ज्यादा मिलती है, इसीलिए वहां गर्मी की ऋतु है। इस समय आप सोच रहे होंगे कि पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है तो उस समय सर्दी होनी चाहिए। सर्दी भी होती है, कहाँ? दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी 4 जुलाई के समय। उत्तरी गोलार्ध में भयंकर गर्मी पड़ रही होती है पृथ्वी के झुकाव के कारण। कुछ इस प्रकार से सूर्य की तरफ झुकाव होता है ऊपर वाले आधे गोले, इसलिए। अंकित सिंह जी, कल मेरे बेटा क्लास होगी, एप्लीकेशन पर जैसे क्लासेस चल रही वैसे ही होगी। कल क्लास जरूर लूंगा मैं, डोंट वरी, बी हैप्पी, ऑलवेज हैप्पी। ओके, चलिए मेरे बच्चा, अब मैं बात करता हूं आपसे कई चीज की। प्यारे साथी, अब मैं आपके साथ चर्चा करता हूं, यहां पर देखिए फटाफट से इस 22 दिसंबर की स्थिति की चर्चा। इस समय सूर्य की किरणें कहां लंबवत चमक रही हैं? इस समय सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमक रही। यहां देखिए मकर रेखा पर लंबवत 23.5 डिग्री साउथ के ऊपर लंबवत चमक, 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा, वहां पर ये वर्टिकल चमक रही, वहां पर लंबवत चमक रही। किसकी किरण? सूर्य की किरण है भाई, सनरेज, सूर्य की किरण है, सनरेज सूर्य की किरण मकर रेखा पर लंबवत चमक रही। बोलो जी, क्लियर है? अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मकर रेखा पर लंबवत है, इसका मतलब क्या है कि सन रेज कहां पर, किस भाग, पृथ्वी के किस भाग में ज्यादा सूर्य की किरणें, सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा? मेरे बच्चा, दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश ज्यादा प्राप्त होगा। साधारण हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर, सूर्य का प्रकाश ज्यादा मात्रा में प्राप्त होगा। यहाँ गर्मी की ऋतु रहेगी, ज्यादा भाग पर प्रकाश, कम भाग पर अंधेरा। अब जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम कहें कि 24 किलोमीटर में चलना है, 1 घंटे में 1 किलोमीटर चलते हैं, 14 किलोमीटर पर प्रकाश की व्यवस्था है, 10 किलोमीटर पर प्रकाश की व्यवस्था नहीं, तो हम 14 घंटे तो प्रकाश में रहेंगे, 10 घंटे अंधेरे में रहेंगे। इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा भाग प्रकाशित है और 24 घंटे में पृथ्वी को घूमना है, तो ज्यादातर समय कहाँ रहेगी? वो प्रकाश में, कम समय अंधेरे में रहेगी। तो इसका मतलब यहाँ दिन बड़े और रातें छोटी। जैसे जैसे इस विषुवत रेखा से, यहां से देखिए, विषुवत रेखा से जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगे तो दिन की अवधि बढ़ती चली जाएगी। देखो क्या हो रहा है, डे की जो लेंथ है, दिन की जो अवधि है, वो बढ़ती चली, और दक्षिणी ध्रुव पर इस समय 24 घंटे का दिन है, प्रकाश ही प्रकाश है, अंधेरा हो ही, प्रकाश ही प्रकाश है। क्या यहाँ अंधेरा हो रहा है? यहाँ अंधेरा हो ही नहीं रहा। 24 आवर्स
डे 24 घंटे का दिन कहाँ? दक्षिणी ध्रुव पर मेरे भाई। और ये ध्यान रखना 22 दिसंबर का दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। 22 दिसंबर का दिन कहाँ का सबसे बड़ा दिन होता है? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा। उत्तरी गोलार्ध में जाओगे स्थिति ठीक विपरीत होती है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, 22 दिसंबर के दिन को मेरे प्यारे साथी, 22 दिसंबर के दिन को हम क्या कहते हैं? तो मेरे भाई 22 दिसंबर के दिन को हम लोग शीत अयनांत कहते हैं, विंटर सोल्स्टिस कहते हैं। शीत अयनांत, शीत अयनांत कहते हैं, विंटर सोल्स्टिस कहते हैं। इसके बाद क्या होता है भाई? उत्तरी गोलार्ध में जाओगे तो स्थिति विपरीत है। कैसे? यहाँ रातें बड़ी हैं, दिन छोटे हैं। जैसे जैसे विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाओगे रात की अवधि बढ़ रही है, और दक्षिणी उत्तरी ध्रुव पर नॉर्थ पोल पर 24 घंटे की रात है, यहाँ प्रकाश हो ही नहीं रहा। 24 आवर्स नाइट, यहाँ प्रकाश ही नहीं हो रहा। मेरे बच्चा कितना भी पृथ्वी को घुमा लो, यहाँ रात है तो रात ही रहेगी, दिन होगा ही नहीं। क्या यहाँ दिन होगा ही नहीं भाई? अब जब यहाँ पर रात्रि की अवधि ज्यादा है, प्रकाश कम पहुंच रहा है, तो जाहिर सी बात है सर्दी की ऋतु होगी उत्तरी गोलार्ध में। भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। तो दिसंबर का महीना, आज कौन सी तारीख है? 26 दिसंबर है। कौन सी तारीख है भाई? 26 दिसंबर है आज। तो जाहिर सी बात है इस समय क्या पड़ रही है? कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में हैं, इस समय प्रकाश हमको कम प्राप्त हो रहा है, इसलिए कड़ाके की सर्दी हम पड़ रही है, ऊष्मा कम प्राप्त हो रही है, इसलिए हम ऐसे करके झुके हुए, हमारी पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है, सूर्य यहाँ पर है, पृथ्वी ऐसी है, तो हम उत्तरी गोलार्ध में है। थोड़ा सा वो ऐसे करके हो गया, ऐसे होना चाहिए तो ऐसे हो गया, क्यों हो गई पृथ्वी? इस भाग पर प्रकाश ज्यादा प्राप्त हो रहा है, इस भाग पर। ठीक है जी। चलिए 22 दिसंबर की स्थिति की चर्चा भी कर लेते हैं। रिटन तौर पर, लिखित तौर पर चर्चा करेंगे 22 दिसंबर की स्थिति। मेरे बच्चा 22 दिसंबर की स्थिति, चलिए ये देखिए 22 दिसंबर को क्या होता है? 22 दिसंबर की स्थिति में सूर्य की किरणें सनरेज मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर वर्टिकल चमकती, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर वर्टिकल चमकती है, लंबवत चमकती। मेरे बच्चा इसके बाद इस समय विषुवत रेखा इक्वेटर से दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल की ओर जाने पर दिन की अवधि बढ़ती चली जाती है, तथा दक्षिणी ध्रुव पर इस समय 24 घंटे का दिन होता है, 24 आवर्स डे। क्या होता है जी? 24 घंटे का दिन, 24 आवर्स डे इस समय रहता है। ठीक है जी मेरे बच्चा। और इस स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु होगी, दक्षिणी गोलार्ध में समर, साउथ हेमिस्फीयर में समर सीजन। 22 दिसंबर का दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है। 22 दिसंबर का दिन क्या होता है भाई? दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, लार्जेस्ट डे ऑफ साउथ हेमिस्फीयर। कौन सा दिन भाई? 22 दिसंबर का दिन। मेरे प्यारे साथी, अगर मैं आपके साथ चर्चा करता हूं, एक चीज और ध्यान रखिए, 22 दिसंबर की स्थिति को शीत अयनांत कहते हैं हमारे अनुसार, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में तो इस समय सर्दी पड़ रही है ना, इसलिए हमारे अनुसार ये दिन क्या कहलाएगा? शीत अयनांत, विंटर सोल्स्टिस कहलाएगा। और उत्तरी गोलार्ध में स्थिति उपरोक्त के ठीक विपरीत होती है, यानी ऊपर जो लाइनें लिखी हुई है उसके जस्ट विपरीत। यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी तो उत्तरी गोलार्ध में, सॉरी, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी तो उत्तरी गोलार्ध में सर्दी। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन तो उत्तरी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात। यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी, उत्तरी गोलार्ध में सर्दी। विषुवत रेखा से दक्षिणी ध्रुव की ओर जा रहे हैं तो दिन की अवधि बढ़ रही है, और विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की जा रहे हैं तो रात की अवधि बढ़ रही है। दक्षिणी ध्रुव पर 24 घंटे का प्रकाश है, उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे का गिरा है। इस समय सूर्य की किरण मकर रेखा पर हो चुकी, इसका तो उल्टा हुई। ये तो बात ही सही है? ये तो बिल्कुल ही एग्जैक्ट बात है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है भाई।
चलिए इसके बाद मेरे बच्चा हम बात करेंगे आपके साथ 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति। ये कौन सी स्थिति है? 23 सितंबर की स्थिति, 23 सितंबर, 23 सितंबर। और ये कौन सी स्थिति है? 21 मार्च की, ये 21 मार्च है, ये 23 सितंबर की स्थिति। द कंडीशन ऑफ 23 सितंबर और द कंडीशन ऑफ 21 मार्च आप यहां पर देख पा रहे हैं। इस समय क्या है? सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती है, इक्वेटर पर वर्टिकल पड़ती है। पृथ्वी की स्थिति कुछ इस प्रकार से है, ऐसे करके सूर्य का, ये सूर्य नारायण है, ये पृथ्वी है, ऐसे करके आगे वाले 50% भाग पर प्रकाश और पीछे वाले 50% भाग पर अंधेरा है। जिस 50% भाग पर प्रकाश है वो यहां पर दर्शित है, और जिस 50% भाग पर अंधेरा है वो यहां पर दर्शित है। 50% भाग पर प्रकाश, 50% पर अंधेरा। मेरे प्यारे बच्चा ध्यान रखिएगा, 50% भाग पर डे और 50% भाग पर नाइट। बोलो जी, क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? अच्छी तरीके से समझने का प्रयत्न करें मेरे बच्चे। क्या होता है प्यारे साथी? होता क्या है? सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती है। हर जगह पर 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती है, क्योंकि पृथ्वी के 50% भाग पर प्रकाश है, 50% हर जगह 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात है। सर्वत्र एक जैसा मौसम, क्योंकि गर्मी सर्दी मतलब दिन और रात की अवधि में ज्यादा अंतर ही नहीं है, फिक्स 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, तो एक समान मौसम होता है, न कहीं गर्मी न सर्दी, एक समान मौसम। मेरे बच्चा, इस स्थिति को 23 सितंबर की स्थिति को हम शरद विषुव कहते हैं। शरद विषुव, विषुव यानी कि ऑटोमन इक्विनॉक्स, और इसको 21 मार्च की स्थिति को हम बसंत विषुव कहते हैं। बसंत विषुव यानी कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहा जाता है। एक है शरद विषुव, एक है बसंत विषुव, एक है स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ऑटोमन इक्विनॉक्स, एक है स्प्रिंग इक्विनॉक्स। ये क्या है? एक ऑटोमन इक्विनॉक्स है, एक स्प्रिंग इक्विनॉक्स है। बोलो जी, क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा आपको मेरे बच्चा। अगर हम आपके साथ चर्चा करें तो मेरे भाई, हमें कहावत है ना कि भैया, अम्मा एक थी कि वो पूछती रहती थी कि लल्लू बेटा बसंत पंचमी आ गई? मैं नहीं, सर्दी का मौसम था, बड़े बुजुर्ग जो एकदम रजाई में रहते हैं, बसंत पंचमी का इंतजार करते हैं। अब एक दिन बसंत पंचमी थी तो मेरे अम्मा से पूछा, अम्मा बसंत पंचमी का इंतजार क्यों कर रही थी? अम्मा बोली कि लल्लू, मैं हाँ सुन, मैंने हाँ सुना अम्मा, कि आई बसंत पांचे और सड़ी डुकरिया नाचे। बसंत पंचमी आने पर जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी मौज हो जाती है, क्योंकि भाई सर्दी का मौसम कम हो जाता है, सर्दी कम हो जाती है, इसलिए मौज हो जाती है, सर्दी कम हो जाती है वही इसलिए। तो आई बसंत पांचे और सड़ी डुगरिया नाचे। ठीक है जी। तो ये बसंत विषुव की स्थिति किस मार्च को होती है? इस इनको इक्विनॉक्स, विषुव, विषुव का मतलब होता है समरात दिन की स्थिति, एक ऐसी स्थिति जहां दिन और रात समान होती है।
ठीक है जी। चलिए, तो मेरे बच्चा देखो लिखा हुआ है 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति है। इस समय सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती है। मेरे बच्चा कहाँ लंबवत चमकती है? इक्वेटर पर लंबवत चमकती है। सर्वत्र दिन और रात की अवधि समान होती है। हर जगह है 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। 24 आवर्स डे, 24 आवर्स नाइट, हर जगह होती है। और मेरे बच्चा 21 मार्च की स्थिति को बसंत विषुव कहते हैं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। और मेरे बच्चा 23 सितंबर की स्थिति को शरद विषुव कहते हैं, शरद विषुव यानी कि ऑटोमन इक्विनॉक्स। बसंत विषुव और शरद विषुव, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ऑटोमन इक्विनॉक्स। बोलो जी, क्लियर है? समझ में आया आपको? चलिए ठीक है मेरे बच्चे। अब इसके बाद हम बात करेंगे भाई, कंप्लीट हो गया सारा मामला, दैट्स इट, कंप्लीटेड। लेकिन अभी एक ऐसी रेखा बची हुई है जिस पर चर्चा होना बाकी है। जैसे यहां पर आप देखिए, इस समय विषुवत रेखा का 50% भाग रात में है और 50% भाग उजाले में है। 21 जून की स्थिति में भी विषुवत रेखा का 50% भाग प्रकाश में, 50% भाग अंधेरे में। इस समय भी विषुवत रेखा का 50% भाग अंधेरे में, 50% भाग प्रकाश में। 22 दिसंबर की स्थिति में भी, और 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति में तो हर जगह 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती है। यानी कि विषुवत रेखा एक ऐसी जगह है जहां हमेशा 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, विषुवत रेखा एक ऐसी जगह है जहां हमेशा सूर्य की किरणें वर्टिकल चमकती हैं, लंबवत चमकती हैं। एक ही ऋतु रहती है या ऋतु कभी परिवर्तित नहीं होती, गर्मी की ऋतु रहती है, क्योंकि सूर्य की किरणें हमेशा लंबवत चमकती है। जहां सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी वहां ऊष्मा वो ज्यादा प्रोवाइड करती है। क्या ज्यादा प्रोवाइड करती है भाई? ऊष्मा ज्यादा प्रोवाइड करती है। जहां सूर्य की किरणें वर्टिकल चमकती है, लंबवत होती है। मेरे प्यारे साथी ध्यान रखना है। अब इसके बाद अगर हम चर्चा करें भाई, तो विषुवत रेखा के बारे में 3 पॉइंट। हमेशा दिन और रात की अवधि समान, सूर्य की किरणें हमेशा लंबवत पड़ती हैं, और यहाँ कभी भी ऋतुओं का परिवर्तन नहीं होता, गर्मी की ऋतु रहती है हमेशा। और मेरे बच्चा दोपहर 2 बजे के आसपास प्रतिदिन बारिश होती है। यहाँ गर्मी पड़ती है, आसपास का जो पानी है वो भाप बन के ऊपर उड़ जाता है, बादलों का निर्माण होता है, बारिश होती है। प्रतिदिन 2 बजे से 4 बजे के आसपास बारिश होती है। क्या होती है? बारिश होती है। 25 दिसंबर के दिन को बड़ा दिन क्यों बोलते हैं? बड़ा दिन नहीं होता, सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर होता है भाई। वो धार्मिक दृष्टिकोण से बड़ा दिन कहते थे, क्योंकि 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है ना उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए उसके आसपास ही 25 दिसंबर पड़ रहा है, इसलिए मेरे। तो मेरे बच्चा ये भी आपने देखा। अच्छा, एक चीज और देखो, ध्रुवों पर 6 महीने दिन बड़े और 6 महीने रातें बड़ी होती। जैसे इस समय उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे का दिन है। अब यहां से 21 जून से दिसंबर की ओर चलोगे तो यहाँ देखो 21 मार्च से स्टार्ट करते हैं। इस समय उत्तरी ध्रुव पर 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात है। अब दिन की अवधि बढ़ेगी धीरे धीरे, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, यहाँ 24 घंटे का दिन है। और अब दिन की अवधि घटेगी, रात्रि की अवधि बढ़ेगी। 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 और 12, यहाँ 12 घंटे का दिन रहा। यानी कि 21 मार्च से 21 जून के बीच उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि बड़ी होती है, और दक्षिणी ध्रुव पर उल्टा होगा, दक्षिणी ध्रुव पर इस समय रात की अवधि बड़ी होगी। अच्छा चलिए भाई, अब हम 23 सितंबर से 21 मार्च की ओर चलते हैं। यहाँ उत्तरी ध्रुव पर
12 घंटे का दिन है, और यहाँ अब दिन की अवधि घटेगी, यानी कि रात की अवधि उत्तरी ध्रुव पर बढ़ेगी। रात की अवधि, रात्रि यहाँ कितने घंटे की? 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, तो रात भी 12 घंटे की, और रात की अवधि बढ़ेगी 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24। ये यहाँ 22 दिसंबर तक 24 घंटे की रात होगी। अब रात्रि की अवधि घटेगी 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 और 12, यहाँ 12 घंटे की रात होगी। यानी कि 23 सितंबर से 21 मार्च तक उत्तरी ध्रुव पर रात की अवधि बढ़ी है, तो दक्षिणी ध्रुव पर उल्टा होगा, दक्षिणी ध्रुव पर इस समय दिन की अवधि लंबी होगी। तो मेरे बच्चा क्या क्या समझ में आया आपको? 21 मार्च से 23 सितंबर तक, क्या बोला? 21 मार्च से 23 सितंबर तक क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव पर दिन बड़े होते हैं, और दक्षिणी ध्रुव पर रातें बड़ी होती हैं। दक्षिणी ध्रुव पर रातें बड़ी होती हैं, रातें बड़ी, ठीक है मेरे बच्चा। और 23 सितंबर से 21 मार्च तक क्या होता है? 21 मार्च तक क्या होता है भाई? इस समय पर उत्तरी ध्रुव पर, मेरे बच्चा बताओ, उत्तरी ध्रुव पर रातें बड़ी होती हैं, और दक्षिणी ध्रुव पर दिन बड़े होते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर दिन बड़े होते हैं, ठीक है। उत्तरी ध्रुव पर रातें बड़ी और दक्षिणी ध्रुव पर दिन बड़े होते हैं। ये देखो 21 मार्च से 23 सितंबर तक ये स्थिति, और 23 सितंबर से तक ये स्थिति। ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका मेरे बच्चा, टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका। विषुवत रेखा पर क्या स्थिति होती है भाई? विषुवत रेखा, इक्वेटर, किस पर? इक्वेटर पर। इक्वेटर की क्या विशेषताएं हैं? सदैव 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, हमेशा, ठीक है। इसके बाद सदैव सूर्य की किरणें लंबवत चमकती, सूर्य की किरणें, सन रेज, लंबवत चमकती है। सन रेज हमेशा वर्टिकल चमकती है, और मेरे बच्चा सदैव सूर्य की किरणें क्या होती है? वर्टिकल, लंबवत चमकती हैं। और मेरे बच्चा एक चीज और, सदैव गर्मी की ऋतु रहती है, गर्मी की ऋतु रहती है। और एक चीज और, हर रोज लगभग 2 से 4 बजे के बीच, 2 से 4 बजे के बीच वर्षा होती है। क्या होती है भाई? वर्षा होती है, हर रोज 2 से 4 बजे के बीच वर्षा होती है। वाह, आज की क्लास में इतना ही। टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका, टॉपिक कंप्लीटेड। कल सैटरडे है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी क्लास कल जरूर होगी, 100% होगी कल आपकी क्लास, ठीक है। आप सभी लोग आना, मिलेंगे कल दोपहर 1 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।